आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 हमने पहली क्लास में सिविक्स का 3rd लेसन किया था, जो आपने कर लिया होगा अपनी कॉपियों में। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का 4th लेसन, नागरिक शास्त्र का 4th लेसन, कानूनों की समझ कि कानून क्या है। देखिए, हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं तो उसमें कुछ कानून हैं, उस कानून के अकॉर्डिंग ही हमारे देश के सारे कार्य होते हैं। तो आपको ये बताना है कि कानून कैसे लागू होते हैं, इनको कौन लागू करते हैं, ये कौन से कानून अलोकप्रिय होते हैं, कौन से प्रिय होते हैं, और किनको हम सभी नागरिकों को इन कानून का सामना किस तरह से करना चाहिए, कैसे इनको इस्तेमाल करना चाहिए। सीधे कानून का उल्लंघन करने से के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कानून का अगर हम उल्लंघन करेंगे तो हमें किस तरह से एक लोकतंत्र शासन में हमें किस तरह की सज़ा मिलती है। तो हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। किसी भी देश का जिसमें लोकतंत्र शासन प्रणाली है उसमें जो देश का जो कानून है वो कोई भी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन का मतलब होता है कि कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो ऊंची जाति से, नीची जाति से, अमीर है, गरीब है, उन सब के लिए कानून जो होता है बराबर होता है। चाहे वह सरकारी अधिकारी है या वो प्राइवेट अधिकारी है या वो राष्ट्रपति है देश का या प्रधानमंत्री है, कोई भी है, कानून सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा ही होता है, समान होता है। परंतु प्राचीन भारत में क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय जो कानून थे, अक्सर ऐसे माना जाता है कि स्थानीय कानून लागू होते थे, यानी कि कुछ ही स्थानों पर लागू होते थे। कानूनों के हिसाब से ही जो लागू करने के लिए आज़ाद थे कि कुछ मामले जाति पर आधारित होते थे, जैसे कि उच्च जाति के लोगों के लिए कुछ अलग कानून में सज़ा दी जाती थी और जो नीची जाति के लोगों के लिए कुछ अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे जो नीची जाति के लोग थे उनको ऊंची जाति से ज़्यादा बढ़कर गरीब लोगों को सजा दी जाती थी। ठीक है, औपनिवेशिक काल के दौरान क्या हुआ, कानून पर आदेश जैसे जैसे परिपक्व होती गई, उसके आधार पर कानून में जो कानून की सजा जो थी उसका चलन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। परंतु बहुत सारे लोगों का मानना है, इतिहासकारों का ये भी मानना है कि भाई एक कारण तो ये था कि औपनिवेशिक काल में, यानी कि अंग्रेजों के काल में जो मनमाने आधार पर कानून बनाए गए थे। दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि 1870 में एक एक्ट बनाया गया था, राजद्रोह एक्ट, कि अंग्रेज जो थे अपने मनमानी चलाना चाहते थे और राजद्रोह के उस पर उन्होंने एक कानून बना दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो भी लोग, यानी कि भारतीय लोग, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे तो उस पर क्या करते थे, अगर आलोचना करिए तो उस पर मुकदमा चलाया जाता था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। उनके सब लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। परंतु भारतीय राष्ट्रपति अंग्रेजों द्वारा सत्ता गए और उसकी आलोचना करते थे, अपनी बातें मनवाते थे। उन्होंने संघर्ष कर दिया था कि भाई समानता का संघर्ष है। जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने ये माना था कि भाई अंग्रेजों का शासन है, चाहे किसी का भी, हमारे देश में एक जैसा शासन होना चाहिए। तो 19वीं सदी के आखिर में क्या था कि भारत में कानूनी पेशा भी होने लगा था। ठीक है, कानून में पेशे में लोग आने लगे थे। भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अंग्रेजों को ही विशेष अधिकार दिए जाने। उन्होंने ये माना कि भाई भारतीयों को भी कानून के सामने समान रूप से लागू करना चाहिए। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद ये दस्तावेज पर एक आधारशिला बन गया, भाई ये लागू कर दिया था। ठीक है, जिसके आधार पर कानून के बनाने के कई साल हुए और उसमें क्या हुआ, जैसे 2005 में, ठीक है, एक हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में आपने पढ़ा था। उसमें क्या था कि जो घर की जो बेटी है और जो माँ है और ठीक है और जो बेटे हैं, उनको जो परिवार की जो संपत्ति है उसमें तीनों का ही बराबर का हिस्सा होगा। जैसे पहले हमारे कानून के, ये हमारे समाज में इंडिया में जैसे कि संपत्ति चली आ रही कि भाई जो देश है वो पुरुष प्रधान है, तो उसमें क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग कि जो पुत्र होता है, पिता का जो पुत्र होता है उसी को संपत्ति मिलती है। परंतु 2005 में एक कानून लागू किया गया जिसके अनुसार ये संशोधन किया गया इस कानून के अधिकार की भाई अब क्या है, घर की जो पुत्री है, माँ है और बेटा है, उसका संपत्ति पर पूरी तरह से अधिकार होगा। ठीक है, उसके बाद नए कानून किस तरह बनते हैं, कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस तरह से संसद की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। ठीक है, और घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह से संसद के सामने आया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक घरेलू वो आई समस्या आई कि उस तरह उसका किस तरह से उद्धार किया। ये बाकी रह जाता है। 2006 में ये जो कानून सामने आया था उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही।